हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना सोशल साइंस का तैयारी बड़ा बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अच्छा, आप लोग वायरल पेपर थंबनेल देखकर आए हैं ना? तो याद रखना यहाँ पर क्या होने वाला है। हम कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पे जाके कोई भी पिछले पेपर का जो है 2025 हटा के 26 करके हम वायरल पेपर नहीं करवाने वाले हैं ना। हम आपके जो भी सीरीज है, किताब है, उसका पूरा निचोड़ लेकर आए हैं इस वीडियो में। अगर आप इतना देख लेते हैं तो यकीन मानिए इससे बाहर कुछ भी आपके 20 फरवरी वाले सामाजिक विज्ञान के पेपर में MCQ क्वेश्चन तो नहीं बाहर जाएंगे, ये पूरा उम्मीद है, यकीन है। तो याद रखिएगा, तो वायरल पेपर होगा, ज़रूर होगा, लेकिन एक अलग माध्यम से होगा ना। वो थंबनेल वाला वायरल पेपर नहीं है ना। इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण MCQ कराएंगे और इस माध्यम से हम वायरल करवाएंगे। मेहनत किए हैं इस पीछे ना, इसके पीछे हम 3 से 4 घंटे लगाए हैं आपको एक महत्वपूर्ण स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हुई। देखना, ये न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है ना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई है। तो याद रखना इसका उत्तर होगा 1789 ईस्वी में। कब हुई है मेरे दोस्त? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में। तो याद रखना 1789 ईस्वी में 2 बड़ी घटना हुई है ना। एक हुआ है फ्रांस की क्रांति, याद रखने वाली बात है ना, फ्रांस की क्रांति। एक दूसरी ये पहली घटना है फ्रांस की क्रांति 1789 में। एक दूसरी घटना है जब फ्रांस की क्रांति हुई, उस समय जो फ्रांस था उसमें चल रहा था सीमित राजतंत्र। मतलब वहाँ पर सरकार कैसी थी? राजतंत्र वाली सरकार थी। याद रखना ना, मतलब राजा लोग शासन करते थे वहाँ पर। 1848 ईस्वी, याद रखना, एक महत्वपूर्ण घटना हुई। ये जो राजतंत्र था, मतलब राजा लोग जो शासन करते थे उसको हटाकर गणतंत्र कर दिया गया। गणतंत्र की घोषणा। याद रखना क्वेश्चन आएगा कि गणतंत्र की घोषणा फ्रांस में कब हुई। तो याद रखना 1848 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में 2 बड़ी घटना है, आपको याद रखना ना। पहली घटना है वियना की संधि। किसकी संधि? वियना की संधि। और दूसरी घटना क्या हुई थी? याद रखना नेपोलियन का पराजय। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पता नहीं कितनी बार आए हैं ना। तो याद रखना क्वेश्चन आएगा कि वियना की संधि कब हुई? 1815 ईस्वी में। नेपोलियन का हार कब हुई, पराजय कब हुई? 1815 ईस्वी में। 1861 में, याद रखना, इमैनुअल द्वितीय। आपको क्या याद रखना है? 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का प्रथम शासक बनाया गया। क्या बनाया गया? इटली का प्रथम शासक। क्वेश्चन आएगा कि इमैनुअल द्वितीय को इटली का प्रथम शासक कब बनाया गया? तो 1861 ईस्वी में। 1871, याद रखना, क्या हुआ यहाँ पर? विलियम प्रथम। ये विलियम प्रथम कौन है? ये जर्मनी का प्रथम शासक है, प्रथम शासक। तो क्वेश्चन आएगा कि विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम शासक कब बनाया गया? 1871 में। ये रहा पहला क्वेश्चन। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, ऑटो वान बिस्मार्क। कैसे आप याद करेंगे ऑटो वान बिस्मार्क? कैसे आप याद करेंगे? तो दिमाग में रखना 20 मार्क। मार्क का मतलब क्या होता है? अरे निशान होता है। 20 निशान, 20 का निशान। अब बताना 20 का निशान मतलब 20 रुपये का निशान। 20 रुपये का निशान, 20 रुपये का मार्क बताना कहाँ पर रहता है? अरे 20 रुपये के नोट पर रहेगा। अरे यस या नो? सही बात है। 20 रुपये के नोट पर क्या रहेगा? 20 रुपये का निशान रहेगा, ये वाला चिन्ह रहेगा। और 20 रुपये का नोट क्या है? मनी है। अरे है कि नहीं? मनी है। अरे पैसा तो है, मनी है। तो याद रखना ऑटो वान बिस्मार्क, जर्मनी देखना, मनी, जर्मनी का एकीकरण। तो क्वेश्चन आएगा ना कि जर्मनी का एकीकरण का मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो ऑटो वान बिस्मार्क। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, याद रखना, इटली का एकीकरण। क्वेश्चन आएगा कि इटली का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी। याद कैसे करेंगे? तो याद रखना ज्यूसेppe मतलब जूस पीकर, इसके बाद क्या खाएंगे? इडली खाएंगे, तभी ना बाल्डी मतलब बाडी बनेगी।
शरीर बनेगी, याद रखना। जूस पी के इडली खाएंगे तब क्या बनेगा, बॉडी बनेगी। तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी का संबंध कहाँ पर है, इटली का एकीकरण से, याद रखना है। ज्यूसेप्पे मेस्सिनी एक बड़ा नाम है ना, याद रखना, क्वेश्चन कई बार आया है ज्यूसेप्पे मेस्सिनी से। इन्होंने क्या किया है, यंग इटली सोसाइटी, यंग इटली सोसाइटी का स्थापना। क्वेश्चन आएगा कि यंग इटली सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो याद रखना ज्यूसेप्पे मेस्सिनी। यंग कौन है, तो याद रखना मेस्सिनी है, ये दिमाग में रखना है। नेपोलियन का संबंध कहाँ से है, तो याद रखना फ्रांस से। कहाँ से मेरे दोस्त, फ्रांस से। तो क्वेश्चन आएगा कि नेपोलियन का संबंध किस देश से है, तो क्या बताएंगे आप, फ्रांस से। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है, तो याद रखना फ्रांस से। राष्ट्रवाद का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, फ्रांस से। याद करना, फराड, फ का मतलब होता है फ्रांस, रा का मतलब होता है राष्ट्रवाद, मतलब जो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से है, फ्रांस में सबसे पहली बार हुआ, याद रखना। कुछ और बातें, इंग्लैंड से याद रखना, इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कहाँ पर सबसे पहले शुरू हुई, इंग्लैंड में, याद रखना। इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ। क्वेश्चन आएगा कि पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ, तो याद रखना इटली। अरे जब आप पुनर्जागरण मतलब आप जागेंगे तो क्या खाएंगे, इडली खाएंगे, याद रखना ना। इटली पुनर्जागरण का प्रारंभ, फ्रांस राष्ट्रवाद का प्रारंभ। राष्ट्रवाद सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, फ्रांस में। पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ, इटली में। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, इंग्लैंड में। आपको अच्छी प्रकार से याद करना चाहिए ना। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना चौथा क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, आपको याद रखना चाहिए ना। निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ना कि निम्न में से यह किसका कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या मैटरनिक का है, ऑटो वान बिस्मार्क का है, या ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी का है, या ज्यूसेप्पे मेस्सिनी का है। तो याद रखना, कैसे याद करना है आपको, इसका जो उत्तर होगा वो होगा मैटरनिक। क्या होगा, मैटरनिक। लेकिन आपको याद कैसे करना है, याद रखना जब फ्रांस छींकता है, जब कोई आदमी छींकेगा तो यूरोप, पूरा यूरोप याद रखना, पूरा एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है ना, बड़ा सा महाद्वीप है। और उसमें छोटे छोटे कई सारे, जैसे फ्रांस हो गया, इसी में ब्रिटेन हो गया, कई सारे छोटे छोटे देश हैं। अब एक ने छींका, एक को खांसी आई, तो बाकी सब देश को क्या हो गया, अरे सर्दी जुकाम हो गया। जब सर्दी जुकाम होगा तो आपस में लोग झगड़ेंगे, अरे यस या नो, सब आपस में झगड़ा करेंगे। तो किसने छींका तो बाद में पता चलेगा फ्रांस छींका। तो कहने का मतलब सब लोग आपस में क्या करेंगे, अरे झगड़ा करेंगे तो मामला खड़ा होगा, अरे मैटर बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं मैटर, जब मैटर बनेगा तो याद रखना मैटरनिक। तो जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, या किसने कहा है, मैटरनिक ने कहा है। आपको अच्छी प्रकार से याद रखना। बिस्मार्क, 20 का नोट कहाँ, 20 का जो मार्क होता है वो कहाँ पे होता है, नोट पे। और नोट क्या है, मनी है, तो जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण किसने किया, बिस्मार्क। ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, अभी हमने बताया कि जूस पी के इटली खाना पड़ेगा तभी बाल्डी बनेगा ना। तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, इटली का एकीकरण, आपको याद रखना चाहिए। ज्यूसेप्पे मेस्सिनी, कई बार आपको बता दिए, यंग इटली सोसाइटी। यंग इटली सोसाइटी किससे संबंधित है, ज्यूसेप्पे मेस्सिनी से, आपको याद रखना चाहिए ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है। याद रखना, वियना की संधि, या कुस्तुनतुनिया की संधि, या वर्साय की संधि, या पेरिस की संधि। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कुस्तुनतुनिया की संधि। अब याद रखना, कैसे आप याद रखेंगे, कुस्तुनतुनिया को आप मान लीजिएगा कुत्तिया। क्या मान लीजिएगा, कुत्तिया मतलब जो कुत्ता का वाइफ, कुत्तिया। तो कुत्तिया क्या खाती है, तो हमेशा नॉन वेज खाती है, अरे यस या नो। सबसे ज़्यादा मज़ा इसको नॉन वेज खाने में आता है। तो जो कुस्तुनतुनिया है उसका संबंध कहाँ से है, यूनान से है, याद रखना। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है, किस संधि के द्वारा, कुस्तुनतुनिया की संधि। कुस्तुनतुनिया मतलब कुत्तिया क्या खाती है, नॉन खाती है, यूनान।
तो याद रखना कुस्तुनतुनिया की संधि किससे संबंधित है? यूनान से। आपको अच्छी प्रकार से याद रखना चाहिए ना। वियना की संधि 1815 में हुई। कब हुई है? 1815 में। एक और बड़ी घटना इस समय हुई थी, आपको याद रखना चाहिए, नेपोलियन का पराजय। और नेपोलियन कहाँ का था? तो याद रखना फ्रांस का था। इतनी बातें आपको याद रखना चाहिए ना। छठवां क्वेश्चन क्या है? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? क्या इटली में हुई, इंग्लैंड में हुई, फ्रांस में कि जर्मनी में? तो याद रखना जो संसदीय प्रजातंत्र है उसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी इंग्लैंड में। कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में हुई है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना, आपको याद रखना है। इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनके बारे में कुछ फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। तो बताना इटली में क्या हुआ है? तो आपको पता है इटली में सबसे पहले पुनर्जागरण। फ्रांस में बताना राष्ट्रवाद। क्या हुआ है? राष्ट्रवाद। इंग्लैंड में बताना अरे प्रजातंत्र। और एक और बताना इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। आपको इतनी बात जरूर याद रखना चाहिए ना। छठवां क्वेश्चन हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? आपको अच्छी प्रकार से याद रखना चाहिए ना। देखना सातवां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? मतलब कि जो राष्ट्रवाद हुआ था उसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई? तो याद रखना फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसिस क्रांति। जो फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई थी? तो याद रखना आपको 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 ईस्वी में। जब ये क्रांति हुई उसी समय राष्ट्रवाद स्टार्ट हो गया, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मेरी बात समझ में आया आपको? तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति से स्टार्ट होती है 1789 में जो हुई है। आठवां क्वेश्चन, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। तो क्या था? राष्ट्र था या संविधान था, आम जनता था या संसद था? मतलब जो जर्मन की संस्कृति है उसमें वोक्सजिस्ट का मतलब क्या है? तो याद रखना राष्ट्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ना कि वोक्सजिस्ट का आशय क्या है? राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन याद रखना 9वां, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? किसने किया था? मेटरनिख ने किया था, गैरीबाल्डी ने किया था, मेस्सिनी किया था या बिस्मार्क ने किया था? तो याद रखना जो 1000 लोगों का अभियान ये चलाया था गैरीबाल्डी ने। 1000 लोगों का जब अभियान चलाना है तो याद रखना बॉडी रहना चाहिए आपके पास ना। तो गैरीबाल्डी ने चलाया था 1000 लोगों का अभियान। मेटरनिख ने क्या कहा था बताना? मेटरनिख ने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम हो जाता है। दिमाग में रखना। मेस्सिनी बताना यंग इटली सोसाइटी। बिस्मार्क बताना अरे 20 का मार्क बताना। 20 का जो चिन्ह है, 20 रुपये का चिन्ह वो नोट पे होता है। नोट क्या है? जर्मनी। तो जर्मनी का एकीकरण। आपको दिमाग में रखना है सारे क्वेश्चन ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो याद रखना महात्मा गांधी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, आपको याद रखना चाहिए ना कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है। महात्मा गांधी से कुछ रिलेटेड बातें और आपको याद रखना चाहिए, जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? महात्मा गांधी जी को कहते हैं। फिर इसके बाद इनसे रिलेटेड एक नारा आपको याद रखना, करो या मरो। ये नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी दिए थे। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी से कुछ बातें आपको याद रखना चाहिए, कम से कम 2 बातें इनसे याद रखना आप ना। कितनी बातें? 2 बातें। एक है वंदे मातरम गीत। वंदे मातरम गीत इन्हें नहीं लिखा है और इन्होंने ही सबसे पहले बोला था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक चीज़ और आपको याद रखना इनसे, आनंद मठ उपन्यास।
आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक बात आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं ना, बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व, क्वेश्चन आएगा कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया है? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल गंगाधर तिलक से भी दो बातें आपको याद रखना चाहिए। कितनी बातें? दो बातें आपको याद रखना चाहिए। पहला बात है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इतनी बात, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद एक समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किया है जिसका नाम आपको याद रखना है केसरी। दो बात इनसे याद रखना है बाल गंगाधर तिलक से ना, एक सबसे पहले नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, और समाचार पत्र कौन सा है? केसरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 में, 13 अप्रैल 1919 को, 1927 या 1928? तो याद रखना 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915। कब लौट के आए थे? 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका जी, वो मतलब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से क्या हो गए? लौट के आए हैं। आपको बात अच्छे से दिमाग में रखना है। 13 अप्रैल 1919 याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन आएगा ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसी समय एक और चीज़ आई थी 1919 में ही, आपको वो भी याद रखना है, रोलेट एक्ट। क्या आया था? रोलेट एक्ट। दिमाग में आपको बात रखना है ना कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट, दो चीज़ घटना घटी है। 1927 याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ना, फिक्की की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना 1927। फिक्की क्या है? तो याद रखना इसी का फुल फॉर्म होता है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ। फिक्की की स्थापना कब हुई है? 1927। फिक्की किससे रिलेटेड है? व्यापार से रिलेटेड है, याद रखना। 1928 को एक घटना घटी थी, वो भी आपको याद रखना चाहिए। क्या? कि साइमन कमीशन भारत आगमन, मतलब जो साइमन कमीशन है वो भारत आ चुका है ना। कब आया है? 1928 ईस्वी में। ये दिमाग में आपको इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है ना, तब समझिए पेपर इस बार का 100% वायरल है। क्या है? 100% वायरल ही। ये क्वेश्चन भी इस सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है, आप याद रखना ना। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण था, मतलब जो असहयोग आंदोलन था वो क्यों रोक दिया गया? तो याद रखना चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? 1922 में। क्या हुआ था इस घटना में? 22 पुलिसकर्मी की मौत। अब देखना क्या हुआ, जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो महात्मा गांधी का कहना था कि इस आंदोलन में खून खराबा नहीं होना चाहिए, मौतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 1922 में चौरी चौरा की घटना। गोरखपुर में स्थान कहाँ पर है मेरे भाई? तो याद रखना गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई और 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और ये बात महात्मा गांधी को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका मानना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिए, मतलब समाप्त कर दिए, बंद कर दिए। ये दिमाग में रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि असहयोग आंदोलन शुरू करने का, प्रारंभ करने का कारण क्या था, तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ और रोलेट एक्ट, ये दोनों कारण थे असहयोग आंदोलन को स्टार्ट करने का। याद रखना जो रोलेट एक्ट था कब आया था? तो याद रखना 1919 ईस्वी में। ये क्या था? तो याद रखना ना वकील, ना अपील और ना दलील। कहने का मतलब कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आप कोर्ट जाके वकील नहीं कर सकते हैं, ना ही आपकी अपील सुनी जाएगी और ना ही आपकी दलील ली जाएगी।
ये दिमाग में रखना ना, मतलब खतरनाक कानून था रोलेट एक्ट। कब आया था? 1919 में, आपको याद रखना है। यह है 12 नंबर क्वेश्चन। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? तो याद रखना, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। इनके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। याद कैसे करेंगे? तो याद रखना EMD, EM मतलब महात्मा गांधी, डी मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, EMD पैक्ट। आप ऐसे दिमाग में रखना है, EMD पैक्ट कब हुआ है ये भी दिमाग में रखना है आपको, 1932 ईस्वी में हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? तो याद रखना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई है 1885 ईस्वी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ना कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब की गई है? 1885 ईस्वी में। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली? तो याद रखना, जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसका नाम था नागपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? नागपुर अधिवेशन। याद रखना, कैसे याद करेंगे? जब असहयोग कार्यक्रम मतलब कि हमें अंग्रेज़ों को सहयोग नहीं करना है, मतलब सहायता हमें प्रदान नहीं करनी है अंग्रेज़ों को, तो उसके लिए हमें शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो याद रखना, शक्ति शिव से मिलेगी। शिव मतलब भगवान शंकर। अरे यस या नो? शक्ति कहाँ से मिलेगी? शिव या शंकर से मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना है, उनको सहयोग नहीं करना है। तो उस वाली स्थिति में याद रखना, शंकर का सिंबल क्या होता है? नाग। अरे सर्प तो यही होता है, तो नागपुर अधिवेशन। ऐसे ही आपको ट्रिक से याद रख लेना है ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए ना। क्या है? भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? क्या है भारत माता की विख्यात छवि? पहले उसको जान लीजिए। ऐसे भारत माता का एक नक्शा बना होता है, उसमें एक माँ समान औरत खड़ी रहती हैं और वो अपने हाथ में एक तिरंगा झंडा ऐसे ली रहती है। आप देखना गूगल करके ये फ़ोटो ना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और जानवर रहता है, बाघ या शेर रहता है। अरे यस या नो? इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विख्यात छवि भारत माता की ना। इसका डिज़ाइन किसने किया था? चित्र किसने तैयार किया था? तो याद रखना, अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन थे मेरे भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर। ये कौन थे? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के लड़के थे। अरे यस या नो? अवनींद्रनाथ टैगोर क्या किए थे? भारत माता की विख्यात छवि तैयार किए थे। दिमाग में रखना है ना। 17 नंबर क्वेश्चन देखना। 17 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो याद रखना, इसकी जो शुरुआत थी वह नमक कानून तोड़कर की गई। कैसे की गई? नमक कानून तोड़कर। नमक कानून तोड़ने का मतलब क्या है? तो याद रखना, सविनय अवज्ञा, सविनय मतलब होता है इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। अवज्ञा मतलब, अरे आज्ञा मतलब कि आज्ञा मानना। अवज्ञा मतलब होता है कि आज्ञा न मानना। आज्ञा किसका न मानना? पहले अंग्रेज क्या किए? नमक की कीमत बढ़ा दिए, बहुत अधिक कर दिए नमक की कीमत। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उस वाले स्थिति में जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने इनके नमक जो कीमत बढ़ी थी उसका विरोध किए और इनके नमक के कानून को तोड़ दिए। और नमक कानून जैसे ही टूटा, इसके बाद महात्मा गांधी डांडी नामक स्थान पे जाके वहाँ पर खुद नमक तैयार किए। मेरी बात समझना, नमक तैयार किए और इस प्रकार से वहीं से स्टार्ट हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो याद रखना, नमक कानून तोड़कर। आपको याद रखना है ना। रोलेट एक्ट की घोषणा कब हुई थी? तो याद रखना 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो याद रखना 1928 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको भी याद रखना आपको, 13 अप्रैल 1919। ये बड़ी घटनाएं आपको जरूर याद रखना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, आपको याद रखना चाहिए ना। क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या बंकिम चंद्र चटर्जी ने? तो याद रखना, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये शुरू किया था महात्मा गांधी ने। कौन किए थे शुरू इसको? महात्मा गांधी जी शुरू किए थे। इनसे रिलेटेड कुछ बातें आपको ज़रूर याद रखना था। हिंद स्वराज,
पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक के राइटर कौन है? तो याद रखना महात्मा गांधी जी हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। और एक क्वेश्चन और इनसे याद रखना आप ना, पूछा जाएगा कि किस आंदोलन में ये भाग नहीं लिए थे, या कि कौन सा आंदोलन ऐसा है जो इनके द्वारा नहीं चलाया गया था? तो याद रखना खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं है, यह बात आपको दिमाग में रखना है। बाल गंगाधर तिलक से दो बातें आपको याद रखना है ना, एक केसरी समाचार पत्र था केसरी, ये इन्होंने ही प्रकाशित किया था। और बाल गंगाधर तिलक से एक और बात आपको याद रखना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दो बातें इनसे याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व। क्वेश्चन आएगा कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए हैं? तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल। बंकिम चंद्र चटर्जी से दो बातें आपको याद रखना है। सबसे पहले आनंद मठ, कौन सा मठ? आनंद मठ उपन्यास के लेखक पूछा जाएगा कौन है? तो याद रखना बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। एक और क्वेश्चन इनसे याद रखना, वंदे मातरम गीत किसने किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, आपको जानना चाहिए। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुका है ना, कि 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो याद रखना इसका जो मुख्य कारण था वो था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। अब याद रखना कैसे था, हम आपको बता दे रहे हैं। क्या होता है आर्थिक महामंदी, ये दिमाग में आपको पहले रखना है। क्या होता है कि जैसे एक साल हुआ कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हो गया, मतलब ये मान लीजिए ये मार्केट है और मार्केट में अधिक मात्रा में गेहूँ आ चुका है। गेहूँ एक अनाज है क्योंकि ये कृषि से उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में गेहूँ आ चुका है मार्केट में, अरे यस या नो? ठीक है। इसके बाद जैसे ही अधिक मात्रा में गेहूँ आएगा तो जो कीमत होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आप एग्जाम्पल से समझना कि एक समय था कि गेहूँ जो था मार्केट में बहुत कम था। गेहूँ क्या था? मार्केट में बहुत कम था। तो उस समय क्या होगा, खरीदने वाले ज़्यादा रहेंगे तो इसकी कीमत बढ़ेगी। सही है कि नहीं? जब कीमत बढ़ेगी तो उस समय मंदी नहीं आएगी, तेज़ी आएगी। क्या आएगी? तेज़ी। मार्केट बहुत तेज़ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही गेहूँ अधिक हुआ, जब गेहूँ अधिक हो जाएगा और खरीदने वाले वही हैं तो इसकी कीमत घटेगी नहीं, बताना। जब पैदावार ज़्यादा होगी, उत्पादकता ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक घट जाएगी। आप नहीं देखे बीच में एक साल टमाटर बड़ा ही सस्ता बिक रहा था, टमाटर की कीमत बहुत सस्ती हो गई थी, 2 रुपये किलो भी टमाटर गया था। क्यों? क्योंकि टमाटर बहुत अधिक उत्पादित हो गया था। समझ रहे हैं? तो जब कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादकता बढ़ेगी तो आर्थिक महामंदी आएगा। क्या आएगा? आर्थिक महामंदी। ये दिमाग में रखना है ना। तो क्वेश्चन एक और ध्यान देना कि आर्थिक महामंदी कब शुरुआत हुई विश्व में? तो याद रखना 1929। ये डेट भी आपको याद रखना है 1929 ना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? कार्न कानून, कार्न मतलब अनाज होता है और कानून हम जानते हैं, अनाज का कानून। ये कहाँ पर चला था? तो मेरे दोस्त ब्रिटेन में चला था। कहाँ पर? ब्रिटेन में चला था। ये कार्न कानून है क्या? कार्न कानून, ये कार्न कानून क्या है? तो याद रखना जो ब्रिटेन देश है, ब्रिटेन में पहले बाहर से अनाज आता था। बाहर से अनाज मतलब बाहरी देश से ब्रिटेन अनाज मंगवाता था, और जब बाहर से ये अनाज मंगवाता था तो उस समय मान लीजिए उसका रेट था 20 रुपये, या मान लीजिए 2000 पर कुंटल। कितना था? 2000 पर कुंटल अनाज है। मान लीजिए अनाज में गेहूँ है, गेहूँ कितना बिकता था? 2000 कुंटल। कब? जब वो बाहर से मंगाता था। ये कार्न कानून में क्या हुआ, वो बाहर से गेहूँ मंगाना बंद कर दिया। तो जो अब ब्रिटेन के अंदर जो भी जमींदार हैं, ज़मींदार का मतलब क्या होता है? जिनके पास बहुत अधिक खेत है, उनके पास पैदावार है। तो उस वाले कंडीशन में क्या हुआ, जब बाहर से अनाज मंगवाना बंद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में अनाज की कमी महसूस हुई। जब आप जानते कोई भी चीज़ कम रहेगी तो उसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत अधिक होगी। यस या नो? अभी ऊपर हमने बताया ना, जब कोई चीज़ कम मात्रा में रहेगी तो उसकी वैल्यू अधिक रहेगी।
तो जब जमींदार क्या किए उस समय, अनाज बाहर से आना मतलब बंद हो गया, तो जमींदार के पास से जो अनाज थे तो उसकी कीमत बढ़ा दिए, 2000 की जगह क्या कर दिए 5000 कुंतल, क्या कर दिए 5000 कुंतल। तो उस वाले स्थिति में क्या हुआ कि जो गरीब लोग थे, उद्योगपति लोग थे, सबको घाटा होने लगा। गरीब तो खाने के लिए मर गए, लेकिन जो उद्योगपति थे, शहरी लोग थे, उन लोगों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उद्योगपतियों का उद्योग बंद हो गया। अरे बंद नहीं होगा, जब बाहर से आ रहा तो उसको बेच रहे थे, लेकिन उद्योगपति का अब धंधा बंद हो गया, शहरी लोग खाने के लिए मरने लगे। तो ये दोनों लोग विरोध किए, याद रखना, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। क्यों स्टार्ट हुआ? कारण कानून को समाप्त करने के लिए, याद रखना। एक क्वेश्चन आया है कि कारण कानून मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ है ना। ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आइए बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका में रीड पेस्ट क्या था? एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेल था या एक बीमारी थी? तो याद रखना जो रीड पेस्ट शब्द है यह बीमारी से संबंधित है। किससे संबंधित है? बीमारी से। किसकी बीमारी? मवेशियों की बीमारी। क्वेश्चन आया है ना कि जो रीड पेस्ट है वह किससे संबंधित है, तो मवेशियों की बीमारी से संबंधित है। आपको याद रखना, मवेशी मतलब आप जानते हैं गाय भैंस ना। 22 नंबर क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका मुख्यालय याद रखना न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। इसकी जो स्थापना है, ये भी पूछता है क्वेश्चन, इसका जो स्थापना हुआ है वो हुआ है 1945 ईस्वी में। कब हुआ है? 1945 ईस्वी में। आपको याद रखना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में दो घटना घटती है ना, एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना होती है और एक स्थापना होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, इस दोनों की स्थापना कब होती है? 1944 ईस्वी में। याद रखने वाली बात है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF भी कहते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, इस दोनों की स्थापना कब होती है? 1944 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में क्या हुई है? तो याद रखना संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई है। क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1945 ईस्वी। 1914 ईस्वी में क्या हुआ है? तो याद रखना प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ है ना। कब तक चला था? तो याद रखना 1919 तक चला था ना। तो प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। 1929 याद रखना आर्थिक महामंदी। क्या? आर्थिक महामंदी। क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक महामंदी कब स्टार्ट हुआ? तो याद रखना 1929 ईस्वी में। दिमाग में आपको क्वेश्चन सारे रखना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखना जो 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनी है, इसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। कहाँ पर की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपको याद रखने वाली बात है ना। ब्रिटेन बताना, ब्रिटेन, फ्रांस, इन दोनों के बारे में कुछ बातें आप बताना। देखना फ्रांस में एक चीज़ थी शुरुआत में, हम आपको बताएं, राष्ट्रवाद का प्रारंभ। क्वेश्चन आएगा ना कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? फ्रांस से हुआ था। आपको याद रखने वाली बात है ना। ठीक है, ब्रिटेन वाला भी हम आपको बताएंगे कुछ समय में। आइए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये दिमाग में रखना, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, कितने का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन? 1944 वाला। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो याद रखना 1944। कहाँ आयोजित हुआ? अमेरिका में। मतलब जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है वो भी अमेरिका में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी कहाँ हुई है? अमेरिका में हुई है। आपको ये बात जरूर दिमाग में रखना है ना। फ्रांस किससे रिलेटेड है? तो याद रखना राष्ट्रवाद का उदय। किसका उदय मेरे भाई? तो याद रखना राष्ट्रवाद का उदय कहाँ से होता है? फ्रांस से होता है। ब्रिटेन, याद रखना ब्रिटेन कारण कानून
मतलब जो अनाज वाला कानून था वो कहाँ पर लागू हुआ था? ब्रिटेन में लागू हुआ था, याद रखना। 26 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? लौह इस्पात संयंत्र भारत का, याद रखना, जमशेदपुर में। कहाँ पर स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में। किसके द्वारा? तो याद रखना, जमशेद टाटा। किसके द्वारा? जमशेद टाटा के द्वारा जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था पहली बार भारत में ना, ये दिमाग में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखना। 27 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप स्टार लगा दीजिए, क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपके आने वाला है ना। कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो याद रखना, ज्योतिबा बाई फुले। कौन था? ज्योतिबा फुले। आपको ये अच्छे से दिमाग में बैठाना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फुले। महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी, बताना उसका नाम क्या था? हिंद स्वराज। आपको याद रखना चाहिए ना, हिंद स्वराज। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी एक किताब लिखे, बताना उसका नाम क्या है? आनंद मठ। आपको याद रखना चाहिए ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक ही नाम याद रखना, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व आपको याद रखना चाहिए। 28 नंबर क्वेश्चन देखना। सर्वप्रथम 16वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस भारत के किस राज्य में आया? तो याद रखना, जो प्रिंटिंग प्रेस था सबसे पहले गोवा में आया है। कहाँ पर मेरे दोस्त? गोवा में। याद रखना, जीपीएस आपको याद रखना चाहिए। जीपीएस, जी का मतलब क्या होता है? अरे गोवा, और पी का मतलब क्या होता है? प्रिंटिंग प्रेस। प्रेस में देखना सा आ रहा है तो यस, प्रिंटिंग प्रेस। तो जीपीएस याद रखना ना, कि जो प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में कहाँ लगा? गोवा में लगा है। आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन देखना। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था 1878 ईस्वी में। एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए ना, कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आया था? 1878 ईस्वी में। एक आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर। समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? अभी ऊपर हमने बताया ना, बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखना कि हम आपको 4 वीडियो देंगे। कितने? 4 वीडियो। 4 वीडियो किसके होंगे? ये सब सोशल साइंस के होंगे ना, एसएसटी के होंगे, सोशल साइंस के होंगे। और 4 वीडियो में से जो आपका 20 एमसीक्यू आने वाला है, 20 एमसीक्यू, एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये आपसे हम वादा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वादा कर रहे हैं। आप बाद में, आपको 20 फरवरी का आपका एग्ज़ाम है। 20 फरवरी के बाद जैसे ही आप निकलेंगे बाहर, तो सबसे पहले आप यही करिएगा, कमेंट। क्या करना है आपको? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो याद रखना यह बात कि 20 एमसीक्यू पक्का इसी से आएंगे, जो 4 वीडियो हम बनाने वाले। एक वीडियो हो चुकी है, 3 वीडियो अभी और लेकर आएंगे ना, ऐसे 20-30 क्वेश्चन का एक अच्छा सा सीरीज एपिसोड लेकर आएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैथ का आना बाकी है, मैथ, साइंस, फिर इसके बाद आर्ट, सबका हम एमसीक्यू आपको करवाएंगे। वायरल पक्का होगा इस बार पेपर ना, और आप इस बार 90% के आसपास ज़रूर जाएंगे ना, ये हमारा उम्मीद है। भगवान करे आपका अच्छा परसेंट आए इस बार। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।